स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ब्रायोफाइटा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले भी हम ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास एक तरीके से आपकी रिवीजन क्लास है जिसमें हम ब्रायोफाइटा के टॉपिक को और अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। अब ब्रायोफाइटा पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर जीव जगत को देखना होगा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर इतने सारे जीव उपस्थित है और इतने सारे जीवों का अध्ययन करना भी इतना आसान नहीं है। तो आपने पढ़ा था कि जो आर.एच. व्हील टेकर जी थे उन्होंने पूरे 5 जगत को, आपके पूरे जीव जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया था। तो पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि आपके वो कौन कौन से आर.एच. व्हील टेकर जी के द्वारा 5 जगत प्रणाली दी गई थी। तो आप सभी को पता है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आपका जीव जगत था और इस जीव जगत को यहाँ पर वर्गीकृत किया था 5 जगत में। और वो जगत कौन कौन से थे? सबसे पहले हमें पता है कौन सा था, मोनेरा जगत। क्लियर है आप सभी को? मोनेरा जगत। दूसरा आपका आ जाता है प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत। तीसरे की अगर आप बात करोगे तो ये आ जाएगा आपका फंजाई जगत, फंजाई जगत। चौथा आपका आ जाता है एनिमिलिया, एनिमिलिया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्राणी जगत हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है, हम कहते हैं कि ये क्या होगा आपका प्लांटी, प्लांटी यानी कि आपका यहाँ पर इसे हम कहेंगे पादप जगत। क्लियर बात है? तो ये आपका पूरे जीव जगत को आर.एच. व्हील टेकर जी ने यहाँ पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 5 भागों में। अब हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। तो ये जो ब्रायोफाइटा आता है ये आपके पूरे 5 जीव जगत में से इस जगत में आएगा। कौन सा आपका? ये जो प्लांटी जगत होता है आगे चल करके, क्योंकि आप पेड़ पौधे या हम प्लांटी जगत की बात करते हैं तो इसमें काफी सारे आपकी बहुत सारी संरचनाएं आती है। तो यहाँ पर प्लांटी जगत के अध्ययन को सरल करने के लिए आगे चल करके इसका फिर से वर्गीकृत हुआ। तो इसको वर्गीकृत किया था 5 भागों में और वो 5 भाग कौन कौन से थे अगर आप सभी को याद है तो पहला इसमें आ जाता है आपके थैलोफाइटा के बारे में। हम यहाँ पर पढ़ते हैं थैलोफाइटा, जिसे हम यहाँ पर शैवाल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम सभी शैवालों का अध्ययन करते हैं। दूसरा आपका आ जाता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें आ जाता है आपके यहाँ पर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जिसे हम अनावर्त बीजी कहते हैं। और पांचवा आपका आ जाता है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं जो आपके आवर्त बीजी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपके पादप जगत को भी आगे चल करके 5 भागों में वर्गीकृत किया था आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम आज की क्लास में रिवीजन करने वाले हैं आपके ब्रायोफाइटा के बारे में। कैसे होते हैं ब्रायोफाइटा, क्या इनका आवास होता है, कहाँ ये रहते हैं, इनका जीवन चक्र क्या होगा, इनका महत्व क्या होता है और कौन कौन से एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ते हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करेंगे हम ब्रायोफाइटा को पढ़ना। तो ब्रायोफाइटा जैसा कि हम नाम से देखते हैं पादप जगत का जो उभयचर कहा जाता है। आप सभी को पता है अगर हम प्राणी जगत के उभयचर की बात करते हैं तो उसमें आपके सारे के सारे उभयचर, जिसमें जैसे कि मेंढक आ जाता है, आप पढ़ते हैं। लेकिन अगर पादप जगत की हम बात करेंगे तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है आपका ब्रायोफाइटा को। ठीक है, हमने क्या कहा, ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का क्या कहेंगे, उभयचर कहते हैं। अब यहाँ पर उभयचर यानी कि इससे आप समझ सकते हो उभयचर का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्राणी जो आपके जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। तो इसका मतलब जो आपका ब्रायोफाइटा है वो जल में भी रहेगा और वो क्या रहता है, स्थल में भी रहता है, इसीलिए तो हम उसे उभयचर कहते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो ब्रायोफाइटा है ये जल में तब रहेंगे। वैसे तो थोड़े ये आपके जो भी जलाशय होंगे, जहां पर भी जल वाली, जहां पर भी कोई भी जल वाली धाराएं हैं उनके आसपास ही उगते हैं। तो यहाँ पर ये जल में अपने निषेचन के लिए निर्भर रहते हैं ना,
हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे रहते हैं, अपने निषेचन के लिए, इस निषेचन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। तो ये आप सभी ने ध्यान रखना है। क्लियर बात है। तो दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे, अगर इनके आवास की हम बात करते हैं, आवास की बात करेंगे तो आवास हमेशा ध्यान रखना है कैसी भूमि पर होगा, ये आपने यहाँ पर छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं जो नमी युक्त भूमि होती है, ठीक है, नमी युक्त जो भूमि होगी, भूमि पर ये उगते हैं। तो इनका आवास इस तरीके से जलाशयों के आसपास ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर बात हो गई है, और छायादार क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी जो आगे की संरचना की बात करते हैं, कैसे, जैसे कि हम इसकी संरचना को देखेंगे, इसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती उपस्थित नहीं होते हैं। इनकी संरचना अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से इनकी संरचनाएं दिखाई दे रही है। इनमें देखो संरचना वास्तविक जड़ तना पत्ती तो नहीं होती है। क्लियर बात है। इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, थैलस जैसी। थैलस का मतलब ये होता है यहाँ पर क्या होगी, जड़ के समान संरचना होगी, लेकिन वो वास्तविक जड़ नहीं होगी। पत्ती के समान, तने के समान संरचना होगी, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है, थैलिस का मतलब कि इसमें क्या है, जैसे कि हमने कहा जड़ सम, है ना, जड़ सम, पत्ती सम, और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, तना सम संरचना होती है। लेकिन बात करेंगे अगर वास्तविक जड़ तना पत्ती की, तो वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाएंगे। जड़ तना पत्ती आप देखोगे इसमें नहीं होते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक, ये ध्यान रखोगे। अब इसमें हम जो जड़ समान संरचना होती है उसे मूलाभ कहते हैं, यानी कि राइजोम कहते हैं। तो ये जो जड़ के समान आपको यहाँ पर दिख रही है ना, ये जो संरचना आपको दिख रही है जड़ जैसी, लेकिन वास्तविक जड़ नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, राइजोइड कहते हैं, या हम क्या कह रहे हैं, इसको मूलाभ कहते हैं, राइजोइड कहते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है। ये किसकी संरचना है, मूलाभ की संरचना है, मूल के समान संरचना है, लेकिन वो वास्तविक मूल नहीं होती है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ब्रायोफाइटा आपका पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। यहाँ पर ये अपने निषेचन के लिए, निषेचन की क्रिया जो होगी इसमें, उसके लिए जल पर निर्भर रहेगा। आवास छायादार नम भूमि वाले होंगे, और जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो थैलस जैसा संरचना होगा, जिसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती अनुपस्थित होते। ठीक है। अब जैसे कि हम अगर इसके जो आपके ब्रायोफाइटा होते हैं, इनके जीवन चक्र की बात करेंगे, जब भी हम इनके जीवन चक्र की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जो इनका जीवन चक्र होता है वो स्टार्ट होता है एक ऐसी अवस्था से जो कि कैसी होती है, द्विगुणित अवस्था होती है, जिसे हम कहते हैं युग्मकोद्भिद। ठीक है, ये कैसी अवस्था होती है, युग्मकोद्भिद प्रवस्था होती है। यानी कि अभी आपको ये जो डायग्राम में दिख रही है, ये सारी की सारी द्विगुणित संरचना है। जब इस द्विगुणित संरचना में युग्मकों का निर्माण होगा तो यहाँ पर आप सभी को पता है अगुणित संरचनाओं का निर्माण होगा। तो वो जो अगुणित संरचनाएं होंगी उन्हें हम, सॉरी, ये वाली क्या हो जाएगी आपकी, ये अगुणित होती है युग्मकोद्भिद वाली प्रवस्था। ठीक है, फिर उसके बाद देखो युग्मकोद्भिद से फिर यहाँ पर युग्मक बन रहे हैं, और उससे क्या बनेगी आपकी बीजाणुभिद। और जब उनका क्या होगा, बीजाणुभिद, बीजाणुभिद कैसे बनेगी, जब यहाँ पर युग्मकों का संलयन होगा तो अगुणित अगुणित युग्मक आपस में मिलकर एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करेंगे। फिर बीजाणुभिद के बाद वापस से यहाँ पर किसका निर्माण होगा, युग्मकोद्भिद प्रवस्था का, वापस से क्या हो जाएगा, युग्मकोद्भिद प्रवस्था का निर्माण होता है, जो कि कैसी होगी, अगुणित प्रवस्था। अब आप कंफ्यूज ना हो तो जो मैं बात कर रही हूँ ये सारी संरचना, ये युग्मकोद्भिद संरचना यानी कि थैलस की संरचना है। तो इस थैलस में ही आपकी नर और मादा संरचना होगी। नर और मादा दोनों ही अपने युग्मकों का निर्माण करेंगे जो कि अगुणित अगुणित होंगे, और जो अगुणित अगुणित युग्मक होंगे जब वो आपस में संलयित होंगे तो वो एक द्विगुणित संरचना बनाएंगे जिसे हम बीजाणुभिद कहते हैं। और बीजाणुभिद से वापस जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपकी वापस से क्या बनेगी, एक युग्मकोद्भिद प्रवस्था पड़ेगी, जो कि कैसी होगी, यही जैसे कि हमने कहा वापस से क्या बनेगा, इससे थैलस बनेगा, यानी कि इसकी
संतति का निर्माण हो गया है ना, थैलस से ही उसकी वापस सेम संतति का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से इसका जीवन चक्र होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब यहाँ हमें जो आपकी ब्रायोफाइट है, इसमें हमें एग्जाम्पल कौन कौन से पढ़ने, आपके पास हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, आपके पास पूछा जाता है एक तो आपका लीवरवर्ट का एग्जाम्पल, ठीक है, लीवरवर्ट का एग्जाम्पल पूछा जाता है, और जो मॉस होगा इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो इन दोनों में कैसे कैसे एक दूसरे से भिन्नताएं पाई जाएंगी, कैसे संरचनाएं होंगी, ये आपको पढ़ने के लिए मिलता है। क्लियर? तो मुझे लगता है कि इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी ब्रायोफाइटा के बारे में। अब हम थोड़ा सा इसके जीवन चक्र को जानते हैं कि आखिर ब्रायोफाइटा जो होता है उसका जीवन चक्र कैसा होता है, कैसे वो अपनी संतति का निर्माण कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि ब्रायोफाइटा आपके जो भी जल वाले एरिया है उन्हीं के आसपास है, क्योंकि जल में वो अपने निषेचन के लिए निर्भर है। ठीक है, जो युग्मकों का संलयन होगा वो जल में ही होगा। इसके आसपास आप देखोगे ये सारी की सारी क्या लगी है, ब्रायोफाइटा की संरचना लगी है। अभी हमने बात करी थी कि जो ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र होता है वो कैसा होगा, वो होता है एक अगुणित, है ना, यानी कि युग्मकोद्भिद प्रवस्था होती है, युग्मकोद्भिद प्रवस्था होगी। उसके बाद फिर कौन सी प्रवस्था आएगी, यहाँ पर द्विगुणित प्रवस्था आएगी, जिसे हम कहते हैं बीजाणुभिद प्रवस्था, बीजाणुभिद प्रवस्था कहेंगे। और उसके बाद वापस से क्या आ जाएगी, आपकी युग्मकोद्भिद प्रवस्था आती है, युग्मकोद्भिद प्रवस्था आएगी, जो कि कैसी होगी, आपकी अगुणित प्रवस्था होती है। समझ में आ गया? तो इतनी बात आप सभी ने ध्यान रखनी है। अब समझते हैं कैसे। देखो, माना बात हम कह रहे हैं यहाँ पर आपका क्या है, ये जलाशय था, ये जलाशय है। क्लियर? जलाशय के आसपास हमने कहा कि ये क्या हो रखी है आपके, ये आपके ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, ये क्या है, आपके जलाशयों में पत्थरों के ऊपर या आसपास नम एरिया में आपके ब्रायोफाइट्स है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स है अभी ये कौन से स्थिति में है, ये अभी आपकी थैलस संरचना है। थैलस यानी जिसमें वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं होती है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रवस्था, इसकी अगुणित प्रवस्था, जो कि कैसी होती है, युग्मकोद्भिद प्रवस्था होती है। कैसी होगी ये, युग्मकोद्भिद प्रवस्था होती है। अब आप देखते हो कि इसी युग्मकोद्भिद प्रवस्था में इसकी पुधानी और स्त्रीधानी होती है। पुधानी यानी कि इसकी नर संरचना की बात करेंगे, इसमें ही इसकी नर संरचना होगी, और इसमें ही इसकी क्या है, यहाँ पर मादा संरचना होती है। जो नर संरचना होती है उस संरचना को कहते हैं क्या, उस संरचना को कहेंगे पुधानी। ठीक है, और यहाँ पर जो क्या होगी, मादा संरचना होगी, वो कहलाती है आपकी स्त्रीधानी। तो ये देखिए ये क्या करते हैं, यहाँ पर पुधानी क्या करेगी, पुमड़ू का निर्माण करेगी। पुमड़ू जो कि कैसी संरचना होती है, अगुणित संरचना होगी, इसका निर्माण करेगी। यानी ये क्या है, इसके युग्मक है। ठीक है, क्या है, इसके युग्मक है। और ये क्या है, पुमड़ू। और स्त्रीधानी निर्माण करती है किसका, अंडू का, या हम कहेंगे अंडाणु का। ये भी कैसा होता है, एक अगुणित संरचना होती है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर माना बात क्या है, हम देख रहे हैं कि जो थैलस जैसी संरचना है इसमें एक स्त्रीधानी की संरचना है और एक कौन सी है, पुधानी की संरचना। तो स्त्रीधानी में यहाँ पर इसके अंडाणु का यानी कि अंडू का निर्माण हो रहा है, और पुधानी में इसका पुमड़ू का निर्माण हो रहा है। अब जैसे कि अभी अपनी संतति बनाएंगे, तो ये जो अंडाणु होंगे, ठीक है, और ये जो पुमड़ू होंगे, ये दोनों के दोनों कहाँ आ जाएंगे, जलाशयों में आ जाएंगे। ठीक है, जलाशय में अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपका स्त्रीधानी और ये जो आपका पुमड़ू है, इन दोनों के निषेचन की क्रिया होगी। तो यहाँ पर हमने कहा कि इनके जब निषेचन की क्रिया हुई, तो निषेचन, क्योंकि ये अगुणित संरचना थी, तो इनसे एक द्विगुणित संरचना बनी। वो द्विगुणित संरचना क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाती है आपकी क्या, बीजाणुभिद प्रवस्था, यानी कि बीजाणुभिद आकृति है, यानी कि वो कैसी है, एक द्विगुणित संरचना है। क्लियर बात है? तो इसी को हम इसमें दिखा सकते हैं कि हमने कहा कि जब आपका क्या मिला, आपका पुमड़ू मिला, ठीक है, और उसके साथ कौन संलयन हुआ, यहाँ पर आपका अंडू संलयन हुआ, तो इन दोनों के, ये दोनों अगुणित संरचना थी, यहाँ पर अगुणित संरचना थी, तो इनके संलयन से एक द्विगुणित संरचना बनी, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुभिद कहते हैं। क्लियर?
अब ये जो बीजाणुभिद होगा, ये क्या है, यहाँ पर ये बीजाणुभिद प्रवस्था वापस जलाशय से बाहर आकर के अब ये किस पे, ये एक तरीके से निर्भर रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, निर्भर रहता है, किसके लिए, अपने आवास के लिए, ठीक है, अपने आवास के लिए और अपने भोजन के लिए। किस पर निर्भर रहेगा, ये युग्मकोद्भिद किस पर निर्भर रहता है, युग्मकोद्भिद जो आपकी भूमि पर थी ना, युग्मकोद्भिद जो प्रवस्था थी, जो कि आपकी एक द्विगुणित प्रवस्था है, उसके ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। कौन रहता है, ये जो बीजाणुभिद प्रवस्था है। तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि जैसे आपकी ये बीजाणुभिद प्रवस्था बनी, तो अब ये वापस से यहाँ कहाँ आ गया, इस अवस्था में आ गई। ये युग्मकोद्भिद है और इस पे निर्भर है ना। तो जब निर्भर रहेगा तो फिर क्या होगा, अब देखिए होता क्या, ये जो आपकी बीजाणुभिद प्रवस्था है वो युग्मकोद्भिद के ऊपर निर्भर है। अब बीजाणुभिद के पास होती है क्या, बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका होती है, मात्र कोशिका होती है, क्लियर बात है। और ये भी कैसी होगी, आपकी द्विगुणित होती है। तो जब इसमें क्या होगा, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अवस्था में जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात आपके किसका निर्माण होगा, आपके बीजाणु का निर्माण होता है ना। बीजाणु जनन, जब बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो बीजाणु बनेंगे, और बीजाणु क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये कैसे बनेंगे, अगुणित बनेंगे। और जब ये बीजाणु भूमि पर अन्य स्थानों पर हवा के माध्यम से फैल जाएंगे, तो आगे चल करके ये परिपक्व होकर के अगुणित अवस्था क्या कहलाते हैं, वापस से आपकी युग्मकोद्भिद प्रवस्था बन जाएगी, युग्मकोद्भिद प्रवस्था बन जाएगी, है ना। जब क्या हो जाएंगे, ये बीजाणु परिपक्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने कहा कि जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका जीवन चक्र कैसा चला। ध्यान से अगर आप देखोगे, सबसे पहले क्या थी, ये आ गई युग्मकोद्भिद प्रवस्था, है ना। फिर क्या हुई, अगुणित अवस्था कौन सी आई, ये देखो, ये द्विगुणित अवस्था आई जो कि बीजाणुभिद थी, और इसी से वापस से वो थैलस जैसी संरचना का निर्माण हुआ, जिसको हमने कहा कि वो युग्मकोद्भिद अगुणित अवस्था है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो बीज आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका जो जीवन चक्र होगा वो कैसा होगा, अगुणित, द्विगुणित, अगुणित, यानी युग्मकोद्भिद, बीजाणुभिद, फिर युग्मकोद्भिद। तो इस तरीके से होता है ये आपके ब्रायोफाइट का जीवन चक्र। अब आगे चलते हैं, अब इसके उपयोग की बात करते हैं कि आखिर इसका ब्रायोफाइट्स के महत्व क्या क्या होते हैं। तो जब हम ब्रायोफाइट्स के महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने कहा इसका जो महत्व है उसका यूज किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है, आवास के रूप में। कई सारे जो आपके प्राणी होते हैं वो इनका भोजन के रूप में और आवास के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इसका यूज किया जाता है पैकिंग के रूप में, है ना, कोई सामान की, क्योंकि क्या होता है इससे जल हानि नहीं होती है, इसमें जल हानि नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे जलाशयों में रहने वाले पशु है, अगर हमें उनका परिवहन करना है तो हम यहाँ पर ब्रायोफाइट्स की पैकिंग के थ्रू उनको उनमें डाल के, जल भी है और इसके द्वारा हम उनका परिवहन कर सकते हैं। तो इनका उपयोग पैकिंग के लिए भी किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा हम देखेंगे, इनका उपयोग हम देखते हैं ईंधन में भी किया जाता है, और साथ ही साथ हम देखेंगे ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, यानी कि मृदा अपरदन को क्या करेंगे, रोकते हैं, ठीक है, रोकते हैं। जहां पर भी आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं तो ये क्या करेंगे, मृदा अपरदन को रोकने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी जो राइजोइट्स होती है वो मिट्टी को जकड़े रखती है, जिसके कारण आसानी से मृदा अपरदित नहीं होती है, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकने का काम आपके ब्रायोफाइट्स का होता है। इसी के साथ और महत्व भी आपने देखा कि इनका बहुत ज्यादा कम और आर्थिक महत्व होगा, बहुत कम ही आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ जैसे कि मॉस की बात करेंगे, वो शाकाहारी स्तनधारी पक्षियों और अन्य प्राणियों को क्या कर रहे हैं,
भोजन दे रहे हैं। उसके अलावा स्पैग्नम की बात करें, इसकी कुछ स्पीसीज जाति क्या कर रही है, पीट प्रदान करती है, जिसका उपयोग किसके लिए करेंगे, हम ईंधन के लिए कर रहे हैं। ठीक, ईंधन का आ गया। उसके अलावा इनका उपयोग देखो पैकिंग में, जो भी सजीव पदार्थ के स्थानांतरण करने में होगा, और इसके कारण यह है कि इसमें क्या होगी, पानी रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग पैकिंग में भी किया जाता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा जो लाइकेन समेत जो मॉस सर्वप्रथम ऐसे सजीव है जो चट्टानों पर उगते हैं। ये ध्यान रखना है, चट्टानों पर उगने वाले सबसे पहले जो आपके क्या है, यहाँ पर ऐसे सजीव है, कौन कौन, लाइकेन और मॉस है। इसका पारिस्थितिक दृष्टि से भी, पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्या कि इन्होंने चट्टानों को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को भी उगने के अनुरूप बनाया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक के अलावा दूसरे पादप भी आसानी से उग जाते हैं। चूंकि मॉस मिट्टी पर एक सघन परत बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती है, और इस प्रकार से मृदा अपरक्षण को, अपरदन को रोकते हैं, और ब्रायोफाइट्स को लीवरवर्ट और मॉस में विभक्त किया जाता है। तो ये आप सभी ने ध्यान रखना है। अब करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की बात। एग्जाम्पल में आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के आपके दो एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसके दो एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक आपका आ जाता है क्या, एक आपका आ जाता है यहाँ पर लीवरवर्ट, लीवरवर्ट की बात करेंगे, और दूसरा आ जाता है इसमें क्या, मॉस की बात करेंगे। ठीक, मॉस की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले इन दोनों में अंतर जो होता है वो इनके राइजोइड्स में ही होता है। राइजोइड यानी कि वो जड़ के समान संरचना थी जिसे हमने मूलाभ कहा था। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात करते हैं लीवरवर्ट की, तो लीवरवर्ट की जो राइजोइड होती है वो कैसी होती है, एक कोशिकीय होती है। कैसी होगी, एक कोशिकीय होती है। क्लियर बात है। जबकि अगर मॉस की हम बात करेंगे तो मॉस के यहाँ पर आप देखोगे कि मॉस में क्या होगा, यहाँ पर जो राइजोइड होती है वो कैसी होगी, बहुकोशिकीय होती है। कैसी है, बहुकोशिकीय है। ये एक सबसे बड़ा अंतर होगा आपके ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल लीवरवर्ट और मॉस में। दूसरा एग्जाम्पल आप ये देखोगे कि अगर हम इनके जीवन चक्र की बात करते हैं, जब हम इनके जीवन चक्र की बात करेंगे तो जीवन चक्र में जो इनका लैंगिक जनन था हमने देखा वो कैसा होगा, जो लीवरवर्ट है उसमें क्या अवस्था आएगी, पहले अगुणित, फिर आपकी द्विगुणित, और फिर क्या आएगी, अगुणित आएगी। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इसकी अवस्था आपकी सिंपल से यही रहेगी जैसे हमने अभी तक पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने देखा था सबसे पहले कौन आई, यहाँ पर युग्मकोद्भिद प्रवस्था आई, है ना। फिर उसके बाद कैसी आई, द्विगुणित, यानी कि आपकी बीजाणुभिद प्रवस्था आई, बीजाणुभिद प्रवस्था आई। और उसके पश्चात अगर हम देखते हैं तो फिर किसका निर्माण हुआ, इसमें वापस से आपके अगुणित यानी कि युग्मकोद्भिद प्रवस्था का निर्माण हुआ। तो इसके जो यहाँ पर जीवन चक्र है वो कैसा चल रहा है, एक तरीके से प्रत्यक्ष होता है। इसमें जो इसका यहाँ पर लैंगिक जनन होगा वो प्रत्यक्ष आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसा हमने पढ़ा है अगुणित द्विगुणित अगुणित वही होता है। जबकि बहुकोशिकीय ये जो आपका मॉस है, इसकी जब हम बात करेंगे तो इसका जीवन चक्र में आप देखोगे कि इसका जीवन चक्र में क्या होती है, पहले अगुणित अवस्था आती है, फिर एक विशेष प्रकार की एक प्रोटीनिमा प्रवस्था आती है, प्रोटीनिमा प्रवस्था आएगी, फिर जाकर के इसकी वापस द्विगुणित प्रवस्था, और उसके बाद वापस क्या होगी, अगुणित प्रवस्था आएगी। तो यहाँ पर एक विशेष यहाँ पर प्रोटीनिमा प्रवस्था आती है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि इसमें जो परिवर्धन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, डायरेक्ट नहीं संतति बन रही है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिवर्धन, बीच में एक और अवस्था आती है, तब जाकर के यहाँ पर संतति का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से ये रहे आपके ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल। अब थोड़ा सा इनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं लीवरवर्ट की। तो लीवरवर्ट आपकी कुछ इस तरीके से संरचना दिखती है। अभी अभी मैंने कहा कि लीवरवर्ट में जब हम इसकी मूलाभ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी राइजोइड की बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइजोइड होता है वो कैसा होगा, एक कोशिकीय होता है। कैसा होगा, यहाँ पर एक कोशिकीय हमने बात करी है, ठीक है, एक कोशिकीय होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा, जो अलैंगिक जनन की क्रिया होगी। देखो अलैंगिक
जनन जो होता है वो होता है यहाँ पर विखंडन के द्वारा। कैसा होगा लैंगिक जनन? विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन का मतलब होता है कि टूटना, है ना। तो हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट्सा होता है, इनकी जो थैलस की संरचना होगी उसमें ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये दिख रहा है आपको, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो इन कप लाइक स्ट्रक्चर को, ये जो थैलस की संरचना होती है इसकी, इस थैलस में क्या होते हैं, यहाँ पर जैमा कप होते हैं। इन कप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जैमा कप कहते हैं। तो ये जैमा कप जब क्या होंगे, टूट जाते हैं और जहां ये गिरेंगे उनसे ही क्या होगा, यहाँ पर विखंडन के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन इस प्रकार से होगा। लेकिन जब हम इसकी किसकी बात कर रहे हैं, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, लैंगिक जनन की जब हम बात कर रहे हैं तो लैंगिक जनन में आप सभी क्या देखोगे, इसमें आपकी वही अगुणित, फिर द्विगुणित और फिर क्या भी अगुणित प्रवस्थाएं। क्लियर, इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। तो जीवन चक्र अगर हम देखेंगे तो सब कुछ सेम है। ठीक है, जीवन चक्र में जैसे अभी अभी हमने ब्रायोफाइटा का पढ़ा ना, ब्रायोफाइटा में हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि इसमें क्या है, एक थैलस जैसी संरचना है और वो थैलस कैसी होती है, एक द्विगुणित संरचना है, जिसे हमने कहा ये क्या है, आपकी भूमि पर उपस्थित युग्मकोद्भिद प्रवस्था है। ठीक है, ये कैसी प्रवस्था, आपकी युग्मकोद्भिद प्रवस्था है। क्लियर। उसके बाद आपको पता थे कि इससे क्या होगा, यहाँ पर इसका नर क्या करेगा, पुमड़ू का निर्माण करेगा और इसकी जो मादा होगी वो किसका निर्माण करेगी, अंडों का निर्माण करेगी, जो कि कैसे होंगे, अगुणित, अगुणित संरचना के होंगे। क्लियर बात है। जब इनका संलयन हो जाएगा तो यहाँ पर एक और संरचना बनेगी जो कि द्विगुणित संरचना थी, जिसे हमने क्या कहा, बीजाणुभिद प्रवस्था कहा। क्लियर, बीजाणुभिद हम इसको कहते हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ये जो बीजाणुभिद प्रवस्था होती है इसकी कुछ इस तरीके से संरचना होती है। इसमें क्या होगा, ये जो आपका जैमा कप होगा ना, जैसे कि मैंने एक थैलस की संरचना बना दी यहाँ पर। ठीक है, ये थैलस की संरचना बनाई और इसमें ये आपके क्या है, जैमा कप की संरचना है। ठीक है, तो जब ये बीजाणुभिद बनेंगे तो ये बीजाणुभिद इन जैमा कप से एक संरचना बनाते हैं, जिसमें आप इस तरीके से देखोगे, ये जो संरचना होती है ये इसकी पाद की संरचना होगी, ये जो लंबी संरचना है ये इसका सीटा की संरचना होगी और यहाँ पर एक तरीके से और बड़ी संरचना होगी जो इसकी क्या कहलाएगी, कैप्सूल कहलाती है, कैप्सूल कहलाएगी। क्लियर। और ये जो कैप्सूल भाग होता है इसमें ही यहाँ पर इसकी बीजाणुभिद कोशिका है, वो बीजाणु मात्र कोशिका उपस्थित है। क्लियर, क्योंकि हमने कहा ना जो बीजाणुभिद प्रवस्था है वो आपकी युग्मकोद्भिद प्रवस्था पर ही निर्भर रहती है और उसी में उसने क्या कर दिया, इस तरीके से संरचना का निर्माण कर दिया। तो अब क्या होगा, इस बीजाणुभिद प्रवस्था में जब क्या है, यहाँ पर इसकी बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा, बीजाणु बनेंगे, है ना। यहाँ पर क्या बनेंगे, आपके बीजाणु बनेंगे और ये बीजाणु कैसे होंगे, अगुणित होंगे और आगे चल करके जब इनका परिपक्वन होगा तो ये वापस से कौन सी अवस्था बन जाएंगी, युग्मकोद्भिद प्रवस्था बन जाएंगी, यानी कि वापस से अगुणित प्रवस्था। तो यानी कि इस कैप्सूल में क्या होंगे, बहुत सारे बीजाणु बनेंगे और जब ये बीजाणु धीरे धीरे, जब ये कैप्सूल फटेगी, बीजाणु बाहर गिरेंगे भूमि पर और भूमि पर गिर करके वापस से नए यहाँ पर थैलस जैसी संरचना बनेगी, तो इसका मतलब वापस से युग्मकोद्भिद प्रवस्था बन चुकी है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हमने क्या देखा इसका जीवन चक्र, कि इसमें पहले युग्मकोद्भिद प्रवस्था आई, फिर बीजाणुभिद प्रवस्था आई और फिर कौन सी संरचना आ गई, वापस से युग्मकोद्भिद प्रवस्था आई। तो यही इसका क्या है, जीवन चक्र है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं मॉस के बारे में। तो मॉस के देखो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन व कोई दूसरी संरचना नहीं आई, लेकिन मॉस के केस में अभी अभी हम देखते हैं कि जब हमने एक तो इसके मूलाभ की बात करी, क्या बात करी हमने, मूलाभ की बात करी। अच्छा, पीछे एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल में आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है किसका, आपकी लीवर बट में जो आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे वो आपके आते हैं। एक आपका आएगा रिक्सिया, ठीक है, मॉर्केशिया आ जाता है, रिक्सिया आ जाएगा, मॉर्केशिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है।
ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके किसके एग्जाम्पल है, लीवर बर्ड के एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं किसमें, अब हमने जैसे कि मॉस, यहाँ पर मॉस की बात करी, तो इसका क्या होता है, मुलाब तो होता है कैसा, बहुकोशिकीय होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, क्लियर बात है। अब जब हम इसमें किसकी बात करेंगे, इसके जीवन चक्र की बात करेंगे, तो जीवन चक्र में इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन देखने के लिए मिलेगा। पहले इसकी क्या आएगी, वही पेलिथेलस वाली संरचना, युग्मकोद्भिद प्रवस्था आएगी, युग्मकोद्भिद, ठीक है, कोद्भिद यानी कि द्विगुणित अवस्था आएगी। अब इसके बाद क्या होती है ना, एक यहाँ पर अलग ही संरचना बनती है जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीनिमा कहते हैं। और फिर जाकर के यहाँ पर प्रोटीनिमा के बाद यहाँ पर क्या आएगा आपकी, यही कौन सी संरचना आपकी, बीजाणुभिद संरचना, जो कि कैसी होगी, द्विगुणित होगी, क्लियर। और फिर क्या होगी यहाँ पर अगुणित अवस्था, वापस से इसमें विभाजन हुआ तो युग्म कोद्भिद प्रवस्था आ जाती है जो कि अगुणित है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटीनिमा एक एक्स्ट्रा संरचना है, इसके कारण ही इसमें क्या होगा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होगा। तो यही बस अंतर होता है इसमें, किसमें, मॉस में और लीवर बट में। लीवर बट में आपने देखा डायरेक्ट, आपने देखा अगुणित द्विगुणित अगुणित संरचना, लेकिन यहाँ पर आपने एक प्रोटीनिमा संरचना देखी। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो, ये भी क्या कर रहा है, ये देखो पाद सीटा, और ये क्या बना रहा है, ये भी कैप्सूल का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बीजाणुभिद में आपको ये संरचना देखने के लिए मिलती है। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। मॉस के एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में आपके अभी अभी आपने वैसे बहुत सारे देख लिए थे, ठीक है। आपके कौन से होते हैं, एक होता है आपका फ्यूनेरिया होगा, ठीक है, फ्यूनेरिया आपका किस में आ जाएगा, मॉस के एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। पॉलीट्रियम आ जाएगा, पॉलीट्रियम, इसके अलावा स्पैग्नम, स्पैग्नम, और क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, हाइपनम। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ये आपके किसके एग्जाम्पल है, मॉस के एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा ब्रायोफाइटा की कुछ विशेषताएं, ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र कैसा होता है, ब्रायोफाइटा का क्या क्या आर्थिक महत्व है, साथ ही साथ ब्रायोफाइटा के जो एग्जाम्पल है लीवर बट और मॉस, इन दोनों में क्या अंतर है और इनका जीवन चक्र किस प्रकार से होता है। तो आज की इस रिवीजन क्लास में हम इतना ही रखेंगे, और साथ ही साथ जितने बच्चे चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है साइंस दीवाने विद्याकुल नेम से, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको यहीं मिलेंगे। अगर जिस बच्चे को टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है या कोई भी परेशानी होगी तो आप एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की इस रिवीजन क्लास में आपका ब्रायोफाइटा बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। अब आप सभी से मिलेंगे एक नई नेक्स्ट आपकी रिवीजन क्लास में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।